my dear students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Also आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी. सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये MGP 13 का वीडियो है जिसका एग्ज़ाम आपका 9 जुलाई को होने वाला है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. और ये वीडियो का पार्ट 1 है. इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं टॉपिक नंबर 1 पे. जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है उसके अंदर आपको जो आपके NGOs होते हैं उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस करके बताना है कि अलग अलग टाइप के जो आपके NGOs हैं वो कौन कौन से हैं, किन बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन, लेवल ऑफ ऑपरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन की कि ओरिएंटेशन बेस्ड कितने NGOs होते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे चैरिटेबल ओरिएंटेशन की. वो NGOs जिनका जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटी करना होता है. ठीक है, ये जो NGOs हैं ये फोकस करते हैं ऑन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हेल्प. ठीक है, डायरेक्ट हेल्प देते हैं जिनको भी ज़रूरत होती है उन लोगों को, साथ ही साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, शेल्टर एंड हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, आश्रय प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल करना. फिर होते हैं हमारे सर्विस ओरिएंटेशन जिनका काम होता है डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लीगल एड. दे ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स. साथ ही साथ ये अगर इनको हेल्थ केयर सर्विस देनी है तो ये डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करेंगे, एजुकेशनल देनी है तो टीचर्स को एम्प्लॉय करेंगे. तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें ये एम्प्लॉय कर लेते हैं इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. सो सेवा के दृष्टिकोण से जो संगठन है वो विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कानूनी सहायता. ये अक्सर इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पेशेवरों को नियुक्त करते हैं. फिर आते हैं हमारे पार्टिसिपेटरी ओरिएंटेशन बेस्ड NGOs. ये जो NGOs हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो हेल्प करते हैं इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्रोग्राम. दिस अप्रोच प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, तो ये NGO जिन लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उन्हें अपने कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में शामिल करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हमने किसी की हेल्प करनी है तो उसको अपने में ऐड भी कर लेना है, ऐसा ये काम करते हैं. क्योंकि ये क्या करते हैं, उनको सेल्फ रिलायंट और एम्पावरमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको सशक्तिकरण करने की कोशिश करते हैं. फिर आती है हमारे एम्पावरिंग ओरिएंटेशन बेस्ड, यानी कि ये जो NGOs हैं इनका एम होता है एम्पावर करना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में कौन कौन आते हैं आपके? वुमेन्स आती हैं, ट्राइबल्स आते हैं, ठीक है, SC ST के कई सारे जो आपके समुदाय हैं वो भी आते हैं. तो इनका काम है उन लोगों की हेल्प करना जो मार्जिनलाइज्ड हैं बाय एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स, हेल्पिंग देम टू गेन द स्किल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्रूव देयर ओन लाइव्स. तो ये संगठन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके अधिकारों के लिए समर्थन देकर, ठीक है, जो उनके अधिकार हैं उनके लिए समर्थन देकर उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधन प्राप्त करने में मदद करते हैं. अब हम बात करेंगे ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, जो कम्युनिटी के अंदर ही ऑपरेट करते हैं. तो दीज NGOs ऑपरेट एट ऑल लोकल लेवल्स, ऑफन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कम्युनिटीज और ग्रुप्स. They work on issues directly affecting the community such as local development and community health. उन issues पे काम करते हैं ये जो डायरेक्टली किसे अफेक्ट करते हैं? कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं. सो ये NGO स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, अक्सर विशिष्ट समुदायों या समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. ये समुदाय को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर काम करते हैं, जैसे स्थानीय विकास और सामुदायिक स्वास्थ्य. दे ऑपरेट. अब हम बात करेंगे सिटी वाइड. सिटी वाइड का मतलब आप समझ रहे होगे, जो पूरे शहर में करेगा. ठीक है, जहाँ पे वो शहर के अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करेगा, अर्बन डेवलपमेंट को, हाउसिंग को,
तो नगर व्यापी संगठन किसी शहर के भीतर काम करते हैं, शहरी विकास, आवास और शहर व्यापी स्वास्थ्य पहल जैसे मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे नेशनल एनजीओज की। ये ऑपरेट करते हैं आपके नेशनल लेवल पे, ऑफन वर्क ऑन लार्जर इश्यूज। और कैसे इश्यूज पे काम करते हैं? जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे कि नेशनल पॉलिसी एडवोकेसी, लार्ज स्केल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और अक्सर राष्ट्रीय नीति समर्थन, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कार्यक्रम और शिक्षा में सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर काम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनजीओज की। ये ऑपरेट करते हैं बिटवीन द मल्टीपल कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ में काम करेंगे। सिंपल सी बात है, ग्लोबल इश्यूज़ को करेंगे सॉल्व, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट करेंगे और एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करेंगे। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो एनजीओ हैं वो क्या करते हैं? कई देशों में काम करते हैं और मानवीय सहायता, अंतर्राष्ट्रीय विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम बताएंगे मेंबरशिप एनजीओज। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके मेंबर्स होते हैं who have voting power and can influence the direction and activities of the NGOs। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं? वोटिंग पावर्स भी होती हैं। ठीक है, इसमें आपके प्रोफेशनल एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस आते हैं। सदस्य आधारित एनजीओज का क्या मतलब है? इन संगठनों में सदस्य होते हैं जिनके पास मतदान की शक्ति होती है और वे एनजीओ की दिशा और गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरणों में पेशेवर संघ, ट्रेड यूनियन शामिल है। देन हम बात करेंगे नॉन मेंबरशिप एनजीओज की। इनकी कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं होती। नॉर्मली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या स्मॉल ग्रुप ऑफ फाउंडर्स या स्टाफ के द्वारा चलाए जाते हैं। तो गैर सदस्यता जो एनजीओ हैं इनका औपचारिक सदस्यता ढांचा नहीं होता। इन्हें आमतौर पर निदेशक मंडल या संस्थापकों और कर्मचारियों के छोटे समूह के द्वारा चलाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एनजीओज की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक नंबर 2 में आपको बात करनी है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और ह्यूमन राइट्स की जो एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना जो है वह क्यों ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन। यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे नोट करके ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं। Human rights are the fundamental rights and freedoms that belong to every person। क्या ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो आज़ादियाँ होती हैं जो हर एक व्यक्ति के से बिलोंग करती हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, सेक्स, एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। यहाँ पे हम उसकी राष्ट्रीयता, उसका सेक्स, उसकी एथनिसिटी को नहीं देखकर सिर्फ हम उसे राइट प्रोवाइड करेंगे। दे आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। ये हर एक ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं और जिन प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड होते हैं वो है डिग्निटी, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स पे। ह्यूमन राइट्स एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स। इसके अंदर काफ़ी सारे राइट्स आते हैं, इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। सो दीज राइट्स आर एनश्राइंड इन वेरियस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो ह्यूमन राइट्स हैं कई सारे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी लिखे हुए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द, और इंटरनेशनल लेवल पे इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो मानव अधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, जो मानव अधिकार वो क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, जातीयता, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति के बावजूद प्राप्त होती हैं। ये सभी मानव प्राणियों के लिए अंतर्निहित होते हैं और गरिमा, समानता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। मानव अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार, सरकार में भाग लेने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं वो शामिल होते हैं। ये अधिकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों जैसे कि सार्वभौम मत अधिकार घोषणा में भी निहित हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मानव अधिकार क्या होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि मानव अधिकार के बारे में जो एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़, ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि सब लोग जो हैं वो बराबर हो जाएं और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन फॉस्टर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी
and non-discrimination. It helps individuals recognize and challenge prejudices, biases, promoting a more inclusive and equitable society. समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा देना। मानव अधिकार शिक्षा समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को समझने को प्रोत्साहित करती है, व्यक्तियों को पूर्वाग्रहों और पक्षपात को पहचानने और चुनौती देने में मदद करती है। इससे क्या होता है? इससे एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा मिलता है। देन ये एम्पावर करती है व्यक्तियों को, जैसे कि जो लोग हैं यदि उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता होगा तो वो ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे और अपने बारे में एडवोकेट कर पाएंगे, अपने लिए लड़ पाएंगे। तो ह्यूमन राइट्स की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है पीपल को एक नॉलेज एंड स्किल्स टू एक्टिव पार्टिसिपेट इन द सिविक लाइफ एंड होल्ड अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है। यदि व्यक्तियों को सशक्त बनाना है तो क्या करना होगा? उन व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी होगी। जो व्यक्ति हैं स्वयं और दूसरों के लिए समर्थन करने में अधिक सशक्त बन जाते हैं। मानव अधिकार शिक्षा लोगों को नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए ज्ञान और कौशल भी प्रदान करती है। यानी कि यदि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता है तो हम दूसरों को अपने लिए जवाबदेह बना सकते हैं कि भाई बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा तो अधिकार है। ठीक है। देन प्रिवेंटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अब इससे क्या होता है कि मानव अधिकारों का जो उल्लंघन है उसमें भी कमी आती है। यदि हम किसी को ह्यूमन राइट्स के बारे में एजुकेट कर देंगे तो वो अपने अवेयरनेस फैल जाएगी और ह्यूमन डिग्निटी की हर कोई बात करने लगेगा। ठीक है। जैसे जब पहले लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता था तो डिग्निटी की बात तो कोई नहीं करता था। ठीक है। लोगों के साथ रंग के आधार तक पे भेदभाव इतना ज़्यादा होता था। तो इट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड टेक एक्शंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। साथ ही साथ क्या होता है कि दूसरे लोग भी अन्य लोगों के लिए खड़ा होना शुरू करेंगे उनके अधिकारों के बारे में। तो मानव अधिकारों के बारे में जो शिक्षा है, जागरूकता को बढ़ाकर और मानव गरिमा के प्रति सम्मान बढ़ाकर उल्लंघनों को रोकने में मदद करती है, व्यक्तियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। स्टूडेंट्स, आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? दैट ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग अ जस्ट, इक्विटेबल एंड पीसफुल वर्ल्ड। जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है वह क्यों ज़रूरी है? एक न्यायपूर्ण, समान और शांतिपूर्ण विश्व बनाने के लिए। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट्स। ये लोगों को क्या करती है? एम्पावर करती है, सशक्त बनाती है, उनका समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है। ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। सतत और समावेशी विकास की भी नींव रखती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 की, जिसके अंदर हमें बात करनी है ग्रामीण बैंक के रोल की इन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जो ग्रामीण बैंक है वो पॉवर्टी को इरेडिकेट कैसे करता है। ग्रामीण बैंक established in 1983 by मोहम्मद यूनुस in बांग्लादेश revolutionized the concept of माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा बांग्लादेश के अंदर, जिसने माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, क्रांति ला दी उसके अंदर। इसने स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने शुरू करे गाँव के गरीब लोगों को। ठीक है। दीज लोन्स एनेबल इंडिविजुअल्स, खास करके वुमेंस को, टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस। जो लोग हैं वो छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने लग गए, उनकी इनकम इंप्रूव होने लग गई और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग गए। तो जो ग्रामीण बैंक है इसे 1983 में मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश में स्थापित किया गया था। ये माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा में इसने क्रांति ला दी और इसने ग्रामीण, गरीब और छोटे ऋण प्रदान किए जिन्हें पारंपरिक बैंकों द्वारा आमतौर पर जोखिम भरा माना जाता था। इन ऋणों ने व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने और अपने परिवारों का समर्थन करने में सक्षम बनाया। देन इन्होंने एम्पावर किया वुमेन्स को। अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक इज द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। महिलाओं को सशक्त करना इसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओवर 90% ऑफ इट्स बोरोवर्स आर वुमेन। इधर से उधार लेने वाले जो उसमें से 90% महिलाएं होती हैं। By providing them with financial resources, the bank has helped women gain economic independence. जो वुमेन्स हैं उन्हें क्या मिली है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली है। इम्प्रूव्ड सोशल, उनका सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो गया है और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इम्प्रूव हो गई है। तो बैंक ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने और घरों और समुदायों में उनके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाने में मदद की है। थ्रू माइक्रो लोन्स द ग्रामीण बैंक हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल।
अब माइक्रो लोन्स के द्वारा इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द पॉवर्टी एलिवेशन. These small loans help individuals invest in income generating activities such as agriculture, handicraft and small scale trading. जो लोग हैं वो छोटे छोटे व्यवसाय करने लगे, जैसे कि कृषि, हस्तशिल्प और छोटे पैमाने पर व्यापार करने लगे, जिससे कि कई सारे जो बोरोअर्स हैं वो अपने आप को ऊपर उठा पाए गरीबी से, और साथ ही साथ उनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई. ठीक है, तो उधारकर्ता जो है वह गरीबी से बाहर निकले और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में क्या हुए, सक्षम हुए. इसने हंगर पे क्या इम्पैक्ट डाला. अपने उधारकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करके ग्रामीण बैंक ने भूख को कम करने में भी योगदान दिया है. ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इन रिड्यूसिंग हंगर. बढ़ी हुई आय के साथ परिवार बेहतर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का खर्च जो है वे उठा सकते हैं. अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो लोगों को क्या मिलता है, बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन मिलती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मेल न्यूट्रिशन को कम करने में. ठीक है, और जो रूरल इकॉनमी है, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है. उसके बाद ग्रामीण बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो ऐसे व्यवसाय शुरू करेंगे जो कैसे व्यवसाय होंगे, सतत व्यवसाय होंगे. एक ग्रोथ का साइकिल, डेवलपमेंट का साइकिल बनेगा. जो बोरोअर्स हैं वो अपने लोन्स को रीपे करेंगे या कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि उनकी कंटिन्यूअस इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट होगी. दिस सस्टेनेबल अप्रोच इंश्योर्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और इसका क्या होता है, एक लंबे समय के लिए बेनिफिट होता है. तो ग्रामीण बैंक का मॉडल उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके सतत विकास को बढ़ावा देता है. इसने विकास और प्रगति का एक चक्र बनाया है, जहां उधारकर्ता अपने ऋण चुकाते हैं और अपने व्यवसायों में पुनर्निवेश करते हैं, जिससे निरंतर आर्थिक सुधार होता है. यह सतत दृष्टिकोण व्यक्तियों और समुदायों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं. ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए.